नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे रिव्यू ऑफिसर के साथ साथ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं जैसे कि यूपीएससी के स्टूडेंट, तो इस चैनल पर आप सभी के लिए एनसीईआरटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री अभी कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी कवर करने के लिए हम 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में हम पिछले कुछ चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी आगे के चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, वो आप इस चैनल पर जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो जलवायु। मैंने जब पिछली क्लास पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि आप लोग को सबसे पहले जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ वो अगली क्लास में समरी में बता करके तब आगे कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो जलवायु वाला चैप्टर है इसमें इंडियन ज्योग्राफी में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है और इन बातों को समझने के लिए थोड़ी क्लास लंबी लगेगी, थोड़ा ज़्यादा हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले समरी समझते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो जलवायु में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? जलवायु क्या है? किसी भी निश्चित जो लोकेशन की अगर हम बात करें, किसी विशेष क्षेत्र पर एक लंबे समय के लिए जो भी वातावरण रहता है उसको हम जलवायु कहते हैं। किसी भी लंबे समय तक जो भी मौसम में बदलाव आते हैं, जैसे मान लीजिए वर्षा हो रही है काफ़ी लंबे समय तक, या फिर गर्मी का टाइम है, या फिर ठंडी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे परिवर्तन को मौसम कहते हैं जो थोड़े समय के लिए होता है। कुछ दिन से लेकर के कुछ सप्ताह में जो वायुमंडल में जो वातावरण में बदलाव आता है वो मौसम है। और मौसम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अरबी शब्द मौसम से हुई है। तो मौसम के बारे में समझते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में छोटे समय के लिए जो बदलाव आते हैं उसे मौसम कहते हैं, और जो वो मौसम जो लंबे समय तक है, जैसा वातावरण बनाता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में समझा था, आप पिछली क्लास देख सकते हैं। जलवायु के बाद हमने क्या समझा था? इसके तत्व क्या क्या है, मौसम के तत्व हमने समझे थे। उसमें हमने तापमान समझा, वर्षण समझा, ये सब चीज़ें हमने क्या समझे उसके तत्व के बारे में। देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें हमने अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच के लक्षण, ये क्या कर रहे हैं? ये जलवायु को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ तत्व भी पढ़े थे, ठीक है। ये ऊपर आप लोग चेक कर लीजिएगा पिछली क्लास में। जो भी उसका तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, ये सब उसके क्या होंगे, कैसा टेम्परेचर है कहीं का। हमने टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखा था, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी में भारत में ही हम देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर जलवायु एक जैसी है तो वहाँ पर भिन्नता नहीं होगी। यहाँ मानसूनी जलवायु जरूर है भारत में, फिर भी हम क्या देखते हैं? मौसम में भिन्नता देखने को मिलती है। तो तापमान, वायुमंडलीय दाब कैसा है, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, ये सब, जैसे ह्यूमिडिटी है, एयर कैसी चल रही है, वर्षा कैसी हो रही है, ये सब भी क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनसे मिलकर के जलवायु बनती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बनती है। तापमान मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं एक ही जैसा तापमान हो, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान रहेगा, उसकी वजह से हमारा मौसम निर्धारित होगा। वायुमंडलीय दाब कैसा है, निम्न दाब है या उच्च दाब है, इस पे भी जलवायु निर्भर करेगी। पवन कैसी चल रही है, जैसे कि अभी पवन पढ़ते, व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, जेट स्ट्रीम में सब लोग पढ़ रहे हैं, पवन पढ़ेंगे, उससे भी हमारा जलवायु निर्धारित होता है। ह्यूमिडिटी कैसी है, आर्द्रता कैसी है, या वर्षण क्षेत्र कैसा है, कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाएगी, कहीं पर वर्षा कम होती है तो अलग तरह की जलवायु पाई जाएगी। यही सब हमने पिछले क्लास में एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया था। तो ये कुछ तथ्य हो गए जलवायु के। आगे हमने क्या पढ़ा था? नियंत्रित करने वाले कारक हैं जो जलवायु को, उसमें हमने पढ़ा अक्षांश। अक्षांश कैसे निर्धारित करता है? अक्षांश देखिए, जैसे ये है, यहाँ पर हम देखते हैं 0 डिग्री है, इसके बाद देखते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके ऊपर 66.5 डिग्री, और ये पोलर रीजन। ऐसे ही दक्षिणी अक्षांश में भी हम डिवीज़न देखते हैं। तो जो ये 0 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये वाला। और इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है 23.5 डिग्री के आसपास वाला, इसको हम लोग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। ये देखिए नीचे भी। फिर इसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, 66.5 डिग्री के पास वाला, नॉर्थ और साउथ में। और ये वाला जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध कहलाता है। ऐसे हमने डिवीज़न पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये अक्षांश निर्धारित करते हैं कि कैसी जलवायु होगी। अब जो भारत है वो क्या है, वो इसके बीच में लाई करता है, यहाँ पे आता है, 66.5 से कम है। आप एक बार फिर से देखिएगा, ये है यहाँ पर। तो जो भारत है वो यहाँ पर है,
उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में ये आता है। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय और साथ में उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर यहाँ पे ठंडा होता है। जैसे हम चीन और बाकी जगहों पे देखेंगे तो जहाँ पे वो शीत लहरें आती हैं तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वो किस लिए, उसके लिए दूसरा कारक हमें दिया गया है, ऊंचाई। हिंदी में उसको तुंगता भी बोलते हैं। तो ऊंचाई कैसे निर्धारित करेगी, जो हिमालय है, ऊंचाई। अभी जो हिमालय है ये क्या करता है, जो इधर से आने वाली ठंडी लहरें हैं उनको रोकने का कार्य करता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ क्या है, ऊंचाई जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। ये भी एक कारक है जलवायु का। आगे हमने जो पढ़ा था वायुदाब एवं पवन तंत्र पढ़ा था। देखिए ये वायुदाब और पवन तंत्र में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन तीनों को एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखिए वायुदाब पेटियाँ अभी मैंने आपको समझाया। पहले तो हमने क्षेत्र देख लिए हैं, 0 डिग्री ये हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। फिर 66.5 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, पोलर रीजन। यहाँ पे अलग अलग तरह की वायुदाब पेटियाँ हैं, प्रेशर जो एयर प्रेशर है और जो विंड्स चलती है धरातलीय पवनें, उनकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे समझते हैं कैसे क्या है। जो ये क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय है, ये उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये शीतोष्ण है और ये शीत कटिबंध है। ये सारे क्लासिफिकेशन आपको पता चल गए। इसी के साथ साथ पे यहाँ पे क्या होती है, ऐसे ही कुछ वायुदाब पेटियाँ बनी हुई हैं, ऊपर नीचे देखते हैं ऐसी कुछ पेटियाँ हैं, ठीक है। इन्हीं पे कुछ पवनें चलती हैं। देखिए ये क्लास जब हम लोग वायुदाब पेटियाँ और ये सब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, किंतु अभी हम कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वायुदाब पेटी है, देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पे तापमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध वाला, यहाँ पे भी 2 प्रेशर बेल्ट बनती हैं, और इसके बाद यहाँ पे 2 प्रेशर बेल्ट हैं और ये लास्ट में है। इसी तरह कुछ प्रेशर बेल्ट बनती हैं जिनकी वजह से क्या होती हैं, कुछ धरातलीय पवनें चलती हैं। वो किस प्रकार से चलती हैं हम देखते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि ये कुछ पवनें चल रही हैं, यहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। मैं ऊपर तो यहाँ से नहीं उठा सकती, 3D डायग्राम तो नहीं हो सकता है, तो इसी में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हवाएं उठेंगी तो ऐसे आकर के नीचे रुकती हैं, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से हवाएं उठेंगी, ऐसे आएंगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम से। तो जब ये हवाएं चलती हैं तो कुछ हवाएं ऐसे आती हैं और ये ऐसे नीचे चलती हैं। हमने कोरियालिस फोर्स के बारे में भी पढ़ा था पिछली क्लास में। तो कोरियालिस फोर्स क्या होता है, कोरियालिस ने बताया था कि जब पृथ्वी रोटेट करती है, ये अर्थ जब रोटेट करती है तो इस पर एक आभासी बल लगता है। वो कैसा बल लगता है, जो इसके घूमने की वजह से क्या करता है, जो हवाओं की दिशाओं को है परिवर्तित कर देता है। तो जो ये उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं या पवनें चलती हैं वो अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो अगर ये हवाएं ऐसे आ रही हैं तो ये क्या होंगी, अपनी दाएं तरफ मुड़ जाएंगी। तो ऐसे कुछ पवनें क्या करती हैं, इस पर ऐसे चलने लगती हैं। ये जो हैं ये वाली हवाएं बाएं मुड़ जाएंगी, ये किधर को चलेंगी, ऐसे। क्लियर है, अभी यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इनको वाणिज्यिक या व्यापारिक पवनें बोलते हैं। यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं ये वाली, इस वाले रीजन में इनको पछुआ पवनें कहते हैं, ठीक है। ये इस तरफ चलती हैं, वैसे तो सीधे जाती हैं बट दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, इसलिए इनका लोकेशन हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोलर हवाएं चलती हैं, ध्रुवीय पवनें चलती हैं। तो ये भी निर्धारित करती हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। अब भारत की अगर बात करें, भारत जैसे ये है भारत, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पर कैसी हवाएं चल रही हैं, हमने व्यापारिक पवनें बोला, जो कि अपनी दिशाओं में क्या होती हैं, बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो ऐसे चल रही होती हैं, इधर से आती हैं, एंटर करती हैं। पर जब यहाँ एंटर करती हैं तो यहाँ पर कोरियालिस फोर्स की वजह से क्या होता है, वो ऐसे मुड़ जाती हैं। अभी तक इनकी दिशा कैसी थी, ये भी दक्षिण पूर्वी थी, पर भारत में एंटर करके क्या हो गई, दक्षिण पश्चिमी, है ना, साउथ वेस्ट।
और इन्हीं की वजह से इन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसकी वजह से भारत में बारिश होती है। पहली चीज़ आपको समझ में आई कैसे ये हवाएं मुड़ रही हैं, है ना। ठीक है, आगे हम समझते हैं। हमने इसके बाद पढ़ा था ऊपरी परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है कि हवाएं जो हमने अभी बनाई थी प्रेशर बेल्ट में कैसे ऊपर आकर के मुड़ रही हैं। आगे हमें जेट धाराएं समझनी थी, जेट धाराओं को भी हमने समझा था, उसको मैप से देख लेते हैं। ये देखिए, दो मौसम हमें समझाए गए थे, दो तरीके के मौसम में हमें समझना था। एक ग्रीष्म ऋतु के समय में समझना था और दूसरा शीत ऋतु की बात की जा रही है ना। दो मानचित्र हमें दिए गए हैं, देखिए क्या होता है। कुछ जेट धाराएं होती हैं। जेट धाराएं कैसी होती हैं, जब हमने ये प्रेशर बेल्ट बनाया है, यहाँ पे हमने कहा था 0 डिग्री से जो ये हवाएं हैं ये ऊपर उठती हैं। यहाँ पे हमने इतनी प्रेशर बेल्ट बनाई थी, है ना। तो यहाँ से जो हवाएं ऊपर उड़ती हैं वो यहाँ पर आकर के रुकती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होंगी, ये जेट धाराएं बहती हैं और कुछ जेट धाराएं यहाँ से चलती हैं। ठीक उन्हीं जेट धाराओं की, उनको हम जेट धाराएं बोल रहे हैं, वो यहाँ पे चलती हैं। ये वाली देखिए ऐसे चलती हैं, ठीक है, भारत के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है, ये हिमालय वाला क्षेत्र है। तो जब यहाँ से ये पवनें आती हैं, ये जब जेट धाराएं चलती हैं तो क्या करती है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाती। एक क्या होती है, हिमालय के ऊपर से चली जाती हैं और एक ये निचले हिस्से से। जब तक ये जेट धाराएं आती हैं इनसे कोई भी बारिश नहीं होती है, याद रखिएगा, इनसे कोई भी बारिश नहीं होती, तब तक मानसून नहीं आता है, ठीक है। इन जेट धाराओं से ग्रीष्म ऋतु में कोई भी बारिश नहीं होती। किंतु जब आगे पढ़ते हैं, आगे इन जेट धाराओं में क्या होगा, अब इनको और एक नाम से जानते हैं, उन्हें बोलते हैं उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उपोष्ण क्षेत्र में चल रही हैं, है ना, इस वजह से। आगे हम इस वाले मौसम में समझते हैं, इन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, एक ये, और एक हमें धरातली पवनें पढ़नी है, और ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, अभी हमने उसमें देखा। फिर क्या होगा आगे शीत ऋतु में, ये जो जेट स्ट्रीम है ये यहाँ पे क्या होंगी, ये ऊपर निकल जाएंगी, ठीक है, हिमालय के ऊपर से चली जाएंगी, दो शाखाओं में नहीं बटेगी। तब क्या होगा, तब ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये कोरियालिस फोर्स की वजह से, देखिए यहाँ पे मुड़ गई, दक्षिण पूर्वी थी ये यहाँ पे, और ये यहाँ पर आकर के क्या करेंगी, बारिश करेंगी। इतना समझ में आया आप लोग को। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इस वाली NCERT से समझने में। जब मैं बोर्ड पे आपको क्लासेस समझाऊंगी तो और भी अच्छे से समझ में आएंगी। अब आगे हम लोग को पढ़ना था भारतीय मानसून के बारे में। तो भारत में सबसे पहले मानसून को समझते हैं हम लोग। एक बार हमने इसमें कुछ तथ्य थे वो डिस्कस कर लिए थे, ये कुछ थे, पिछली क्लास देख करके आप लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर से इन पॉइंट्स को एक बार समझ करके फिर हम आगे भारतीय मानसून को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमें समझाया गया, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रियाओं के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके पास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जो स्थल भाग है वो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। लेकिन समुद्र वाला भाग क्या होगा, वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होता है। तो अगर स्थल भाग जल्दी से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई, और प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो, ठीक है। जो सागर वाला क्षेत्र है ये देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा कम, ये देर से गर्म होंगे तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। तो किधर की किधर तरफ हवाएं चलेंगी, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, हवाएं हमेशा ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब इनको कौन सी हवाएं कहते हैं, ये दो तरह की हमने समीर पढ़ी हुई है, स्थल समीर और समुद्री समीर। कैसे पढ़ा है, जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, इधर लो प्रेशर होगा। ये कब की बात की जा रही, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। जब ठंडी आएगी शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में फिर देखते हैं यहाँ पर ये देर से ठंडा, ये देर से गर्म होगा, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा, और समुद्र क्या होंगे, देर से गर्म होंगे, तो ठंडे भी तो देर से होंगे। तो यहाँ पे इनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो सागर है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। अब किधर से किधर की तरफ चलेंगी धाराएं, अब इधर से इधर की तरफ चलेंगी। तो यही हमें इस पहले वाले पॉइंट में बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की बात हमने की थी, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, इधर तेज पड़ने लगती हैं। इधर होने की वजह से तो जो ये ITCZ है, ये क्या होता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो कहाँ पे आ जाएगा, गंगा के मैदान की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मानसून गर्त के नाम से। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा समझते हैं, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। देखिए, ये अफ्रीका वाला जो रीजन है, यहाँ पे मेडागास्कर पड़ता है, यहाँ की बात की जा रही है। इसके पूर्व में लगभग 20 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, वहाँ की बात की जाती है। यहाँ पे कैसा क्षेत्र बन जाता है, उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। आगे क्या बताया गया है, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता क्या होती है, भारत के मानसून को प्रभावित करती है। अगर इधर कैसा होगा, उच्च दाब वाला क्षेत्र बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लो प्रेशर वाला क्षेत्र बनेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होंगी, जो दाब है वो, और वो क्या करेंगे, जो ये मानसून जो एंटर करता है उसको और तीव्र कर देंगी पहुँच करके। कुछ ऐसा हो रहा है। अगली बात समझते हैं, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। अब मान लीजिए यहाँ है तिब्बत का पठार और ये रहा है समुद्र तल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है तिब्बत का पठार जब बहुत अधिक गर्म हो जाता है, मान लीजिए गर्म हो जाएगा तो कैसा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, निम्न वायुदाब वाला, और यहाँ पे क्या होगा, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। अब इनके निर्मित होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे तीव्र धाराएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये सब कारक हैं भारतीय मानसून के, जो भारतीय मानसून को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। सबसे पहले समझते हैं जेट धाराएं हैं क्या। ठीक है, ये भूमध्य रेखा आप सभी को पता है। तो जब इन प्रेशर बेल्ट से, ठीक है, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब क्षेत्र से जब हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर के बैठती हैं, और इधर से भी हवाएं चलती हैं इस वाली प्रेशर बेल्ट से, तो यहाँ तक आती हैं। तो जहाँ पर ये आपस में मिल रही हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, जेट धाराएं बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम में जेट धाराओं का, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जो हिमालय का क्षेत्र है, ये है हिमालय का क्षेत्र, यहाँ पर क्या होगा, उत्तर पश्चिम जेट धाराओं का प्रभाव रहेगा। उत्तर पश्चिम जेट धाराएं अभी हमने पढ़ा था, और भारत के प्रायद्वीप के ऊपर पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव रहेगा। ऐसे कुछ कई सारी चलती हैं, दो हमने अभी मेन पढ़ी हुई हैं। आगे हमने क्या किया था, इसको डिस्कस कर लिया था, ये वाले पॉइंट को, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट हमने पढ़े वो तो पढ़े ही हैं, इसके अतिरिक्त क्या है, दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी क्या होती है, मानसून को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, तो दक्षिण भारत क्या है, भूमध्य सागर के ऊपर वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ के जो महासागर हैं, अगर यहाँ पे देखो हाई प्रेशर बनेगा तो इधर क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। ये सब क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं भारतीय मानसून को। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। मैंने बताया ना आपको क्या होता है यहाँ पर, जब ये दक्षिण वाले भाग में जब यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र, तो जो हिंद महासागर है ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ पर लो प्रेशर वाला क्षेत्र बनता है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। देखो,
गर्मी और जाड़े दो तरह का होता है। यहाँ पर देखो एक बार क्या होगा, जब हम गर्मी में बात करेंगे तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जाता है, ऐसे एंटर करता है भारत में, ठीक है। फिर लौटते हुए भी तो नॉर्थ ईस्ट वाला भी तो हमने समझा था, उत्तर पूर्वी वाली इधर से लौटते हुए भी तो आती हैं, तो बिल्कुल विपरीत भी होता है सर्दियों के समय में, ऐसा होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होंगी, समुद्र से क्या होंगी, स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं, और ठंडियों में क्या देखेंगे, स्थल से क्या होंगी, समुद्र की तरफ की धाराएं बहने लगती हैं। दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, दक्षिणी दोलन क्या है, जो दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, ये आपकी दाब की नियतकालिक परिवर्तन जो दक्षिणी दोलन नाम से जाना जा रहा है। आगे समझते हैं। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में 12.30 डिग्री 30 मिनट दक्षिण और 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण तथा 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। देखिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए अगर पूछा जाए कौन से इनकी डिग्री की कौन सी अक्षांश रेखाओं की मदद ली जाती है या कौन से ये हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो डार्विन के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बताया गया हिंद महासागर के ऊपर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण या फिर 131 डिग्री पूर्व। इसी तरह इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, तथ्यात्मक है। अगर दाब का अंतर क्या आएगा, ऋणात्मक है, इससे काउंट करेंगे तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून, इससे अगर काउंट करने पे। अब समझना हमें एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एल नीनो और ला नीनो हमें पढ़ना है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। देखिए, यह है दक्षिण अमेरिका, कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब जो इसका ये वाला भाग है, यहाँ पर क्या होती है, पेरू करंट चलती है, ठीक है। यह है पेरू, इसको हम्बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की बात की जा रही है, यहाँ पर हमें एल नीनो और ला नीनो, ये एक तरह की ठंडी जलधारा है, इसी को हम्बोल्ट के नाम से भी जानते हैं, मैंने बताया। अब क्या होता है, ये ठंडी जलधारा है पेरू या फिर हम्बोल्ट, और यहाँ पे क्या होता है, जब तापमान में बदलाव आ जाता है, जैसे कि यहाँ तापमान बढ़ जाता है, तो इस वाली अवस्था को क्या हम बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं, ठीक है। यही हमें यहाँ पे समझाया गया है। एल नीनो देखिए अलग से भी समझाया गया है, यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं। ठंडी पेरू जल धारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जल धारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो क्या है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा या फिर जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को क्या करती, बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। व्यापारिक पवनें हम लोग को पता है कहाँ चलती हैं, भूमध्य सागर से किधर चलती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती हैं, ठीक है, भूमध्य सागर से चलती हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हम्बोल्ट धारा है वो ठंडी जलधारा है। हमें जलधाराएं भी आगे पढ़नी है, उनसे समझेंगे, लेकिन उसमें जब तापमान बढ़ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम एल नीनो कहते हैं, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। भारत में हम लोग मानसून को समझ रहे हैं, कब आता है और कब उसकी वापसी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानसून कैसे आता है और कैसे वो फिर वापस होता है। चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम क्या करेंगे, मैप के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। व्यापारिक पवनें क्या हैं, ये परमानेंट होती हैं, लेकिन मानसूनी नियमित नहीं होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने देखे हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है। तो अगर पूछा जाता है भारत में मानसून की समयावधि क्या होती है, तो जून के आरंभ से लेकर के मध्य सितंबर तक कितने 100 से 120 दिन तक रहता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ज़रूर नोट कर लीजिए।
इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फिर मानसून का फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। जो मानसून से पहले बौछार आती हैं उनको इसमें नहीं काउंट किया जा रहा है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह दो भागों में बंट जाता है। कौन कौन से? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो मानसून का आगमन होता है, सबसे पहले हमने जाना कि जो मानसून एंटर करता है तो सबसे पहले क्या करता है, दक्षिण पश्चिमी वाले भाग से एंटर करता है। दो शाखाओं में बंट जाता है। कौन कौन सी शाखाएं? एक अरब सागर शाखा है और दूसरी क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंच जाती है। दोनों में डिफरेंस देखिए। अरब सागर की शाखा अगर आपसे पूछी जाए कब एंटर करती तो 10 जून के आसपास ये मुंबई पहुंचती है, लेकिन पहले सप्ताह में जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो कहाँ पहुंच जाती है, सीधे असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों तक पहुंच जाता है। याद रखिए समयावधि। अभी हम लोग क्या करेंगे, मानचित्र से भी समझेंगे। मानसून की सबसे पहले आगमन देखते हैं, फिर वापसी समझते हैं। देखिए इस मानचित्र की सहायता से हम मानसून को समझने की कोशिश करेंगे। तो जून के टाइम पे हमने क्या बताया था, जो दक्षिण पूर्वी पवनें होती हैं, ठीक है, ये जो दक्षिण पूर्वी पवनें हैं ऐसे आती हैं और कोरियालिस बल की वजह से क्या होती है, ऐसे मुड़ जाती हैं। ये चीज़ क्लियर की थी। तो उसी को हम लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब ये दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है ये भारत में क्या है, जून के प्रथम सप्ताह में एंटर करता है। तो सबसे पहले इसकी हमने दो शाखाएं बनाई हैं। पहली कौन सी है, अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा क्या है, ये देखिए, ये है अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। एक शाखा यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है वो ऐसे जाएगी यहाँ से, और अरब सागर शाखा देखिए यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 जुलाई, जून और ये 10 जून, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एंटर करेगी, इधर पड़ता है अरावली पर्वत। जब ये एंटर करेंगी तो यहाँ पे क्योंकि इसी की दिशा में उपस्थित है अरावली पर्वत, तो ये बिना इनसे टकराए सीधे निकल जाएंगे और सीधे निकल के कहाँ पे पहुँचेंगी, आगे देखते हैं, कुमायूं हिमालय के पास, ठीक है। ये देखिए ये वाला क्षेत्र। अरब सागर शाखा से कहाँ पे बारिश होती है, दिल्ली वाले क्षेत्र में। अब जब यहाँ पहुँचेंगी तो यहाँ देखिए है हिमालय। यहाँ पर आकर के अरावली पर्वत पर तो ये बारिश करेंगी नहीं, क्योंकि ये इसी की दिशा में यहाँ से निकल जाएंगी, और यहाँ पर आकर के टकरा करके क्या होगी, यहाँ पे बारिश करेंगी। इसलिए अरब सागर शाखा से कहाँ पे बारिश होती है, दिल्ली में होती है। देखिए कब कहाँ से एंटर कर रहा है, 15 जून को देखिए गुजरात वाले रीजन से एंटर कर रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है। 1 जुलाई को मानसून कहाँ पहुँच रहा है, 15 जुलाई को देखिए। ऐसे थोड़ा मैप को ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। अब जो ये वाला बंगाल की खाड़ी शाखा वाला है, सबसे पहले बारिश कहाँ पे होगी, देखिए जो इधर वाला क्षेत्र है यहाँ पे देखिए, ये पश्चिमी घाट। तो जो अरब सागर वाली शाखा यहाँ पे देखिए सबसे पहले बारिश होगी, फिर ये आगे निकल जाएंगी, और यहाँ वाले क्षेत्र में क्या होती है, बारिश बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे ये है, ये समुद्र है, जो यहाँ से आ रही हैं हवाएं, ये अपने साथ क्या करेंगी, नमी लेके आएंगे और संघनन के पश्चात यहाँ पर बादल बनाएंगे और जिनसे यहाँ पे बारिश होगी टकराकर, और फिर ये क्या होंगी, ये पवनें ड्राई हो जाती हैं, यहाँ पर उनमें नमी नहीं रह जाती है। इसी कारण से जो ये वाली शाखा है यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर तो बारिश होगी इस वाले तट पर, किंतु आगे बढ़ने पे ये क्षेत्र कैसा होगा, सूखा होगा, जिसको विदर्भ क्षेत्र भी बोलते हैं, छायावृष्टि प्रदेश बोलते हैं।
अब जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, देखिए 1 जून को यहाँ से एंटर कर रही है, ये ऐसे ऐसे जाएगी और अपने साथ थोड़ी सी नमी लेकर के जाएगी और सबसे पहले कहाँ पहुँच जाएगी, ये असम वाले इन क्षेत्रों में। यहाँ पे भी क्योंकि क्या है, हिमालय है, यहाँ पर सबसे पहले इस वाले रीजन में बारिश होगी, असम मेघालय वाले क्षेत्र में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे क्योंकि ये अपने साथ नमी लेके आई हैं। और फिर ये जो मानसून होता है, ये बाहर ना निकलने की नहीं निकल पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है और हिमालय के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती, ऐसे मुड़ जाती हैं और इस तरह ये धीरे धीरे इन क्षेत्रों पे बारिश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के दोनों मानसून आपस में मिल करके यहाँ पर बारिश करते हैं। अब समय अवधि हमें देखनी है, आप लोग मैप के साथ साथ ज़रूर ये चीज़ें चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि कब कहाँ पर मानसून सबसे पहले एंटर कर रहा है। पहला तो ये क्या है, मानसून का आगमन आप लोग समझ चुके हैं कैसे, कि इस में 2 तरह की मानसून का आगमन कैसे होता है। 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है अरब सागर शाखा, ठीक है, और एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। जो अरब सागर की शाखा है, सबसे पहले यहाँ पर बारिश होगी, फिर वो क्या होगी, आगे निकल जाएंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ये वाली शाखा गुजरात वाली, वो आकर के कहाँ, दिल्ली और कुमायूं वाले क्षेत्र पर बारिश करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा जब एंटर करेगी यहाँ पर, तो ये मेघालय असम इन क्षेत्रों पे बारिश करके मुड़ जाता है ये मानसून यहाँ पर, और इन वाले क्षेत्रों पे आगे बढ़ते हुए बारिश करता है। और जब इधर क्षेत्र पे आता है, राजस्थान और ये हरियाणा वाले क्षेत्र में, यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है क्योंकि इनके पास नमी बचती ही नहीं है। यहाँ से बारिश करते हुए आते हैं तो इनमें इतनी नमी बचती ही नहीं कि यहाँ पर बारिश कर पाए, तो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है। अब हम समझेंगे लौटता हुआ मानसून। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक के देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। अब हम लोग समझेंगे कि जो मानसून है वो उत्तर पश्चिम राज्यों से क्या होता है, सितंबर में ही वापस आना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे पूरे भारत से वो पीछे हट जाता है। ठीक है, अब दिसंबर के प्रारंभ में पूरे भारत से क्या होता है, मानसून पीछे हट चुका होता है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले बारिश होती है। यह क्रमशः द्वीपों में, मतलब सबसे पहले बारिश कहाँ होगी, अंडमान निकोबार पे होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। पॉइंट आप सारे नोट करते चलेंगे कि सबसे पहले मानसून की वजह से सबसे पहले द्वीपों में बारिश होती है, कहाँ पर होती है, अंडमान निकोबार पे होती है, याद रखिएगा। क्या होता है, क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर के मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। ठीक है, मानसून की जो वापसी है वो कब हो जाएगी, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के जनवरी तक क्या होगा, प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगा, पूरा मानसून वापस हो जाएगा। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अभी आगे ऋतुएं भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, मानसून को समझ लेते हैं, लौटते हुए मानसून को मैप के जरिए से। भारत में मानसून की वापसी कैसे कैसे होती है, ये देखिए 15 दिसंबर तक, ये दिसंबर के अंत में पूरा मानसून वापस आ जाता है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सितंबर माह में क्या होता है, मानसून वापस आना शुरू कर देता है। अक्टूबर में ये देखिए मध्य भारत से वापस होने लगता है। ठीक है, 15 अक्टूबर तक आते आते ये देखिए प्रायद्वीपीय भाग में, और दिसंबर माह में क्या होता है, पूरे शेष भारत की क्या होता है, पूरा मानसून वापस आ चुका होता है। लौटता हुआ मानसून भी चेक करना हमें, और मानसून का आगमन भी हमें देखना है। एक बात हमें और जाननी है कि जब हम नवंबर और दिसंबर के महीने में देखते हैं मानसून वापस आ रहा होता है, तो उसी वक्त तमिलनाडु में भी बारिश होती है ठंडी के मौसम में। ऐसा क्यों होता है, आपको प्रश्न में ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मानसून के आगमन से इसमें बारिश होती है, या फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ से। तो अब हम समझते हैं क्यों होता है ऐसा। देखिए, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु पर बारिश नहीं होती है। इस राज्य में ठंडी में बारिश होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अभी पश्चिमी विक्षोभ क्या है, जब हम लोगों ने जेट धाराएँ समझी थी, तो जेट धाराएँ क्या होती, ग्रीष्म और शीत ऋतु की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ठंडी के समय में क्या होती हैं, ये जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, हम लोग अलग से बनाकर देख लेते हैं। जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो ये जेट स्ट्रीम आती हैं अपने साथ, वो क्या करती हैं, नमी अपने साथ ले आती हैं। और इसी समय क्या है, लौटता हुआ मानसून है। कैसे धाराएं चल रही हैं,
वो उत्तर पूर्वी चल रही हैं, ऐसे भारत में वापस लौट रही हैं ना। अब इन्हीं के साथ जब ये वापस आती हैं हवाएं, तो ये क्या करती, जेट स्ट्रीम अपने साथ ले आती हैं। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये अपने साथ क्या होता है, झटके से ये इधर आकर के तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, ये थोड़ा कटे फटे क्षेत्रों में है और यहाँ पे एक रूप में है, नियमित क्षेत्र है। यहाँ पर आती हैं तो ये इन पे टकरा करके यहाँ पर क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं। तो ठंड के मौसम में तमिलनाडु में बारिश होती है। क्यों होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, याद रखिएगा। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हमें ऋतुएं पढ़नी हैं। देखिए ऋतुएं पढ़नी है। अब हमें जो भारत में 4 तरह की ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना। इसके बाद जो होती है जो बसंत ऋतु है, ठीक है। यही हम लोग पढ़ेंगे आगे, और इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चारों ऋतुओं के बारे में। अब जो हमने मानसून को समझा है, कब कहाँ से एंटर कर रहा है, वो भी हमें डिटेल में पढ़ना। अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है मानसून का, कैसे आगमन होता है और कैसे मानसून वापस जाता है। चलिए ऋतुओं को पढ़ लेते हैं। ऋतुएं पढ़नी है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। ऐसा क्यों होता है, तटीय क्षेत्रों में हमने बताया था, जो समुद्र तट के पास जो क्षेत्र हैं उनमें तापमान का बदलाव बहुत कम होता है, तापांतर बहुत कम होता है, इसलिए उनमें मौसम में अधिक भिन्नता नहीं होती है। लेकिन जो समुद्र से दूर है उनमें भिन्नता या तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में हम लोग कई प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं। जैसे कि भारत में मुख्यतः 4 ऋतु होती हैं। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्र में जैसे मानसून के साथ आगमन और वापसी का काल होता है। अब शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। देखिए शीत ऋतु हेडिंग डालिए और समय लिख लीजिए, नवंबर से आरंभ होकर के फरवरी तक। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। समझते हैं ये हमें एनसीईआरटी क्या समझाने की कोशिश कर रही है। बताया गया है, देखिए जब ठंडी का महीना आता है, शीत ऋतु की जब बात की जाए, तो भारत में हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तापांतर पाते हैं। जैसे हमें चेन्नई का औसत तापमान कितना दिया गया, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब उत्तरी मैदान की बात करेंगे, यहाँ तापमान क्या 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका और ये इलाका, ये क्या होता है, यहाँ का जो तापमान है ये कम घटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्र तट है, समुद्र यहाँ पर होने की वजह से ज़्यादा दूरी नहीं है और यहाँ पे तापांतर बहुत कम पाया जा रहा है। लेकिन उत्तरी मैदान वाले भाग में तापांतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जब हिमालय वाले रीजन में बढ़ेंगे, उधर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, वहाँ पर क्या होगा, हिमपात भी होता है। आगे पढ़ते हैं। इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। अब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में हम लोग समझते हैं। ये है 0 डिग्री, ठीक है। भारत, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा नीचे, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ये वाली जो पवनें हैं। तो यहाँ पर कैसी पवनें चल रही हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये किधर से किधर चल रही हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर। मान लीजिए ये भारत है, तो शीत ऋतु में ये वाली हवाएं अभी याद है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उत्तर पूर्वी पवनें, है ना, जब वापस आ रही होती हैं ठंडी के मौसम में। समझ आया आप लोग को। और ये किधर से किधर की ओर चलती हैं, ये शुष्क होती हैं, और ये किधर चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर।
इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। ठंडी के समय में कैसा होगा? शुष्क मौसम रहता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आता है, ठंडी के समय में बारिश होती है। जो तट है भारत का, ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, जब यहाँ पर ये धाराएँ आती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं? नमी लेकर के आती। कैसे आती? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। याद रहेगा। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। या कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। देखिए, अभी हम लोग इस बात का डिस्कशन कर रहे थे, वही चीज़ आ गई है। मैप के जरिए से समझ लेते हैं। देखिए, ठंड के समय में क्या होता है, इधर से जो ये आती हैं इन पश्चिमी विक्षोभ की बात की जा रही है, भूमध्य सागर से क्या करती हैं? नमी उठा करके लाती हैं। और यहाँ पे कैसा जोन बना होता है? हाई प्रेशर। और इधर नीचे की तरफ होता है लो प्रेशर वाला जोन, है ना, यहाँ पर। तो वो हवाएं क्या होती हैं? ऐसे एंटर करती हैं। और यहाँ पे उच्चावच वाले क्षेत्र में क्या करती हैं? इधर वाले क्षेत्र में कुछ एंटर कर जाती, कुछ शाखाएँ सीधे आ जाती हैं। तो ठंडी के टाइम में आप लोग देखेंगे इन क्षेत्रों में भी बारिश, गंगा वाले मैदान क्षेत्र में बारिश होती है कुछ बारिश, और बाकी बारिश कहाँ पे होती है? ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होती है। समझ आया? यही समझाने की कोशिश की जा रही है। अब जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये कहाँ पे उत्पन्न होता है? या कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर क्या कहते हैं? महावट, नोट कर लीजिएगा, कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि रबी की फसल का समय क्या होता है। ओके, और अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाती क्योंकि समुद्र के पास है और तापमान में कोई खास अंतर होता नहीं है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हमें पढ़ना है ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देखिए, हमने शीत ऋतु तक अभी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की ऋतुएं डिस्कस करेंगे और मानसून को एक बार फिर से समझेंगे, जो कि यहाँ पे अलग वर्षा ऋतु दी गई है। वर्षा ऋतु में मानसून को समझेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी लोग को क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।